जिसमें एजुकेशन का कंपोनेंट होता है, हेल्थ का कंपोनेंट होता है, और ज़्यादा जहाँ समझदार लोग हैं, ज़्यादा स्वस्थ लोग हैं, अस्पतालों की जहाँ बेहतर व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई की जहाँ अच्छी व्यवस्था है। अभी तो हमारे मोदी जी जो हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनकी बीजेपी की जो सरकारें देश भर में हैं कई राज्यों में, वो जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल खुले हुए थे आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से, उनको बंद कर रही हैं, उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि सरकारी खर्चा नहीं है, प्राइवेट लोग चलाएंगे। लेकिन आज भी केरल में सरकारी स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं, ईसाई मिशनरीज के स्कूल बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल भी चलाए जा रहे हैं, कंट्रोल उस पर सरकार देखती है, उसका निरीक्षण करती है, और अपने तय उसका, ये नहीं कि जो चाहे पाठ्यक्रम आप बना दें, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे आरजेडी की हो, चाहे किसी की हो, पता चला कि क्या नाम है उसका, सरस्वती शिशु मंदिर, उसका प्रॉस्पेक्टस ही अलग होता है, उसका पाठ्यक्रम ही अलग होता है, उसमें प्रार्थना भी अलग होती है। और आप कहेंगे केवल दूसरों के लिए, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर होता है, उसकी कोई देखरेख नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर केरल ने जातिवार सर्वेक्षण, मैं जानबूझकर केरल का नाम ले रहा हूँ, जातिवार सर्वेक्षण कराया 1968-69 में, क्यों करवाया? क्योंकि उस समय जो लीडर थे, ऐसा नहीं कि वो सभी दलित थे, ऐसा नहीं कि सभी आदिवासी और ओबीसी थे, उसमें हर तरह के लोग थे। जो रेवेन्यू मिनिस्टर थी उस समय, वो एक महिला थी और वो ओबीसी कम्युनिटी की थी। जो चीफ मिनिस्टर थे, संयोगवश वो ब्राह्मण थे। इसके अलावा बहुत सारे दलित थे उसमें, ओबीसी की संख्या कुछ ज़्यादा थी। फिर नायर थे उसमें, सरकार में, मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ। लेकिन कमाल के लोग थे कि अपने जाति की संकीर्णताओं से ऊपर उठे हुए थे, और उनको लगा कि उनके राज्य का विकास तभी संभव है जब जातियों के आंकड़े सामने आ जाएं कि आखिर असमानता अगर हमारे समाज में है तो वो कहाँ ज़्यादा है, किन किन लोगों में ज़्यादा है। अगर शिक्षा का अभाव है तो वो कहाँ कहाँ ज़्यादा है। अच्छा, माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी सर्वे अलग उसमें कराए गए सभी। अभी तो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ तो केवल, आपको मालूम है ना, जो जनगणना होती है हमारे देश में आज़ादी के बाद से, एससी एसटी की जनगणना की जाती है, ओबीसी अपर कास्ट की नहीं होती है। दो जो कम्युनिटी हैं वो नहीं होती है, अपर कास्ट और ओबीसी। इसको कराने में क्या हर्ज था, लेकिन नहीं किया गया, और ये शुरू से लेकर के अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है। तो केरल गवर्नमेंट, मैं भूल जाऊंगा उस बात को, मैं कंप्लीट करूं। केरल सरकार ने इसको कहा, क्योंकि केरल को विवेकानंद जब केरल गए थे, आपको याद है ना, स्वामी विवेकानंद, आपने पढ़ा होगा उनको। स्वामी विवेकानंद जब केरल पहली बार गए तो उन्होंने कहा कि ये मुल्क का एक ऐसा सूबा है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पागल खाना, ल्यूनेटिक एसाइलम बोला उन्होंने, यानी पागलों का ये आश्रय स्थल है। इस तरह की बात विवेकानंद ने कही थी। केरल इतना पिछड़ा था, इतना बेहाल था, इतनी गरीबी थी और इतना जाति उत्पीड़न था। जाति उत्पीड़न की हालत ये थी कि जो दलित परिवारों की या अत्यंत पिछड़ी जातियों की महिलाएं थीं, उनको ऊपर के लोगों ने, विप्र समाज जो कहते हैं, हम ब्राह्मण कहते हैं, तो ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने स्ट्रिक्ट कर रखा था कि वो अपने ऊपर के जो पोर्शन है शरीर के, स्तन जो छाती कहते हैं, उसको खुला रखकर चलेंगे। और कई इलाकों में कहा जाता था कि जब कोई दलित चलेगा रास्ते में तो वो झाड़ू लटका कर चलेगा। इस देश में था, अंग्रेजों के ज़माने में भी था और उसके पहले भी था, जब राजाओं के राजा महाराजा थे। और राजा महाराजा तब तक कायम रहे जब तक अंग्रेज थे, अंग्रेज भी रहे तब भी राजा राज कायम रहा। बाद में टूटा, और टूटा भी तो प्रिवी पर्स के साथ टूटा। तो जहाँ पर झाड़ू लगाकर चलने का प्रचलन था जिस स्टेट में, जहाँ महिलाओं को कहा जाता था, गरीब घर की, उत्पीड़ित समाजों की, कि आप अपने स्तन ढक के नहीं चलोगे, आप ब्लाउज नहीं पहनोगे, आपको एक ही कपड़ा पहनना है, नीचे से ऊपर तक लटका कर चलना है। और इसी तरह से पुरुषों के पर भी बहुत बंदिश थी। ऐसी ऐसी प्रथाएं थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, आप उसको सोच भी नहीं सकते हो। आज उस प्रदेश को आज़ादी मिलने के बाद किस तरह वहाँ की सरकारों ने डेवलप किया, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे कम्युनिस्ट की रही हो, किसी की भी रही हो, लेकिन उन लोगों ने कैसे डेवलप किया उस राज्य को, मैं जानबूझकर आज इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि समस्या क्या है कि हम राजनीति तो बहुत जानते हैं,
लेकिन असलियत राजनीति को कैसे असलियत से जोड़ा जाए, असली उसको एक्सक्यूट कैसे किया जाए, इसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। न तो बिहार वालों को है, न तो यूपी वालों को है, और न तो मध्य प्रदेश वालों को है, न छत्तीसगढ़ वालों को है। पूरे मध्य भारत में और पूरे इस भाग में उत्तर के या पूर्व के ये चीज़ें गायब हैं। क्यों गायब हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सांस्कृतिक नवजागरण जैसी कोई चीज़ नहीं है, बौद्धिक उन्मेष उस तरह का नहीं हुआ है। बौद्धिक उन्मेष तो है, बौद्धिकता तो है, लेकिन उसको आर्टिकुलेट नहीं किया जा सका है राजनीति में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सका है। अब कोई कम्युनिस्ट है तो भी अगर वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणिकल मिजाज का बना रहेगा, अगर वो भूमिहार है तो उस दिमाग का बना रहेगा, उसका हमेशा दलित और उत्पीड़ित समाज के लोग अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो उसको लगेगा जैसे उनका हक मार रहा है। लेकिन केरल में ये क्यों नहीं हुआ? ये मानसिकता क्यों नहीं आई? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया कि जब सर्वे किया, आपको ये भी बता दूं कि सर्वे से पहले जब उनकी सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लागू किया, भूमि सुधार, तो उसके साथ एक और बिल उन्होंने पास किया था, एजुकेशन बिल। और एजुकेशन शिक्षा का जो बिल पास किया था उसमें पढ़ाई और इसके अलावा हेल्थ को लेकर भी उनके यहाँ काफ़ी नए नए प्रावधान लागू किए गए और रेफरल अस्पताल खोले गए प्रखंडों में। इसके अलावा हर गांव में प्राथमिक, जो बड़े गांव थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो खोला गया। और ये नहीं यूपी बिहार की तरह कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक डॉक्टर पोस्टेड होगा तो वो गांव में नहीं रहेगा, वो शहर में आकर रहेगा, चाहे वो शहर 60 किलोमीटर दूर क्यों ना हो या 150 किलोमीटर क्यों न दूर हो। बाकायदा उसके लिए वहाँ क्वार्टर बनवाया गया ताकि वो रहे। उसके बच्चे अगर हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था गाँव में हो। तो चूँकि एक कंपोजिट डेवलपमेंट था, एक मुकम्मल डेवलपमेंट था, हर काम जो चल रहा था साथ में जोड़कर चल रहा था ताकि डॉक्टर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कटिहार ना आ जाए। वो कटिहार से अगर 60 किलोमीटर दूर पोस्टिंग है तो वहीं वो रहे, उसको रहने के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद हों। ये चीज़ें की गई। तो एक दिमाग जो था नेताओं का या उस समय की योजनाकारों का, अब आप सोचिए कितना बेहतरीन रहा होगा। तो उन्होंने जब ये काम किया तो लैंड रिफॉर्म्स के साथ, लैंड रिफॉर्म्स होने से क्या हुआ कि जो जमींदारी थी लोगों की, बड़े बड़े जो जमींदार थे वो डिमोलिश हो गए। और उन्होंने इसकी परवाह भी नहीं की कि ये हमारा क्या कर लेंगे, हम वोट देंगे ना देंगे, ना दो भाई। ठीक है, यूपी बिहार में समस्या ज़्यादा है क्योंकि उनकी ताकत थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ उनकी संख्या कम थी लेकिन ताकत बहुत थी। बिहार के लैंडलॉर्ड्स यूपी के लैंडलॉर्ड्स से ज़्यादा ताकतवर वो थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो ट्रावनकोर का राजा था वो तो अंत तक विरोध करता रहा इन चीज़ों का, और बहुत ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि डायरेक्ट दिल्ली में जाकर के अपने हेलीकॉप्टर जहाज से और प्राइम मिनिस्टर से मिल जाता था। और लोग कहते हैं कि एमएस नंबूदिरीपाद की सरकार जब पहली बार डिसमिस की गई तो उसमें ट्रावनकोर के राजा से लेकर के और जितनी लैंडलॉर्ड लॉबी केरल की थी उसका बड़ा योगदान था। सब लोगों ने मिलकर कोरबेरेट किया और गवर्नर से ये रिकमेंड करवाया कि अगर ये लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशन बिल लागू कर दी गई केरल में तो पूरे राज्य में गृह युद्ध मच जाएगा। वो मैंने रिकमेंडेशन देखा है, नेशनल आर्काइव्स में अभी भी है, अगर यहाँ से चुरा न लिया गया हो तो अलग बात है। तो वो मैंने देखा है अपनी आंखों से, ये रिकमेंडेशन था। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों ने जब ये काम किया तो उनकी सरकार डिसमिस कर दी गई, लेकिन वो फिर अगली बार चुनाव जीत करके आ गए। और जब चुनाव जीते तो उन्होंने ये काम किया जातिवार सर्वेक्षण का। कमाल की बात है, उनको शिकस्त दी, पहले उनको हरा दिया कि भाई डिसमिस कर दिया सरकार, उनको लगा कि अब तो ये गए काम से। लेकिन जब वो फिर से आए उन्होंने जातिवार सर्वेक्षण करवाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जातिवादी इसको कहे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और जातिवार सर्वेक्षण के बाद जो रिफॉर्म्स आगे बढ़ा, लैंड रिफॉर्म्स, और कि किस जाति के पास कितना ज़मीन है, किसके पास कितना बैल है, कितना उसके पास मवेशी कितने हैं, उसकी पढ़ाई कितनी है, उनके पास रोज़गार कितना है, शिक्षक कितने हैं, चपरासी कितने हैं, अफसर कितने हैं, रेलवे में कौन कितना है, वगैरह वगैरह, सारा जब डिटेल आ गया तो उन्होंने उसके हिसाब से योजनाएं शुरू कर दी। और उन योजनाओं का जब एग्जीक्यूशन हुआ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 75, 70 बल्कि यूँ कहा जाए 74, 75, 76 आते आते वही केरला ट्रांसफॉर्म हो गया इतनी तेज़ी से।
यानी एक जनरेशन के बाद जब दूसरी जनरेशन आई तो केरला बिल्कुल बदला हुआ था। और आज भारत सरकार, चाहे वो मोदी जी की सरकार रहे, चाहे वो सरकार मनमोहन सिंह की रहे, आज की तारीख में जब भारत के सभी राज्यों का HDI तैयार किया जाता है, HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पूरी दुनिया में बनता है, हर देश बनाता है। जैसे आप जनगणना कराते हो वैसे ही आप तरह तरह के आंकड़े इकट्ठा करते हो। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है, मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं, तो मानव विकास सूचकांक में केरल आज भी नंबर 1 है। लेकिन दूसरे राज्य क्यों नहीं उससे कम्पीट कर पाते? केरल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो यूरोप के कई मुल्कों के बराबर है, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। जबकि आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है यानी इंडिया का ओवरऑल, वो 180 मुल्कों में 131वें पर है, 131। आप कल्पना कर सकते हैं, ये यूएन का आंकड़ा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, UNDP का, कि 180 मुल्कों में हमारे मुल्क का यानी भारत का HDI सूचकांक जो है 131 है। अब आप, हमारा एक दक्षिण का मंदिर है, मैं मंदिर मस्जिद के पचड़े में नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं बता दूं एक बहुत बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर में जो मिठाई प्रसाद जो होता है उसमें चर्बी का मामला अभी उठ गया कि साहब वो देसी घी के में चर्बी मिली हुई थी, ये सब उठाया ना अभी। अब बताइए, ये मामला तो सामने आ गया, बहुत इस पर बाबेला मचा हुआ है। लेकिन इस देश में जो भी व्यक्ति खाना खा रहा है और वो खास आदमी अगर नहीं है, वो आम आदमी है और उसकी आमदनी प्रति माह 1 लाख रुपए महीने भी है, 1000 से लेकर 1 लाख रुपया महीना पाने वाला, मैं तो कहता हूँ 3 लाख रुपया महीना पाने वाला भी अगर है, तो वो भी रोज जो खाना उसको परोसा जाता है, आप मंदिर के प्रसाद की बात छोड़िए, आपके घर में जो रोज खाना बनता है वो इतना ज़्यादा जहरीली चीज़ों से तैयार होता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये तो हम नहीं जानते होते, लेकिन हम लोग चूंकि मीडिया में हैं, देश विदेश जाने का मौका मिलता है, तब समझ में आता है। अभी गांव में जब हम लोग रहते थे, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में थे, तो जो सब्जी खाते थे उसका टेस्ट और आज जो सब्जी खाते हैं उसका टेस्ट कितना फ़र्क है। जो गोभी, जो फूल की गोभी हम लोग बचपन में खाए हुए हैं, आज वही फूल की गोभी का कोई टेस्ट नहीं है। आप साग का ले लीजिए, साग का कोई टेस्ट नहीं है। लौकी को पता नहीं क्या क्या दे करके उसको फुला दिया जाता है, हर जगह जहरीले छिड़काव किया जाता है ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सके। खाने की चीज़ों में पपीता इतना लाल लाल दिखता है, इतना पीला पीला पपीता दिखता है, वो कैसे दिखता है? क्योंकि उसमें तरह तरह की चीज़ें छिड़की जा रही हैं, तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इतना ज़्यादा जो जहरीला, इतना मिलावटी जो खाना है, इस पर हमारी सरकारों का कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। अचानक एक मंदिर का मामला उठ गया, तब जाकर के सरकार इतनी चिंतित हो गई है। लेकिन लोगों के खाने में जो जहर मिलाया जा रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं चिंता है? क्योंकि आपका जो मिजाज है, आपका जो माइंडसेट है, वो प्रजा समझता है आपको, यानी आम लोग अभी भी उसके लिए प्रजा है, नागरिक नहीं है। कोई भी अच्छा मुल्क इस देश का, आप ये कल्पना कीजिए कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो अपनी नागरिकता को ये सर्ट जब करते हैं तो उन लोगों को बहुत परेशानी होती है कि अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, जिस मुद्दे का। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूज गैप है। हम जाति के आधार पर वोट दे देते हैं, हम इमोशन के आधार पर वोट